कृपया अपने स्थान पर बैठ जाए। ये जो मां जिनवाणी की स्थिति हुई है, ये आज की सारी कार्यवाही के लिए एक मार्गदर्शिका है। आपको अहिंसा के पाठ में पहले विज्ञान के अधिकार को सम्यक ज्ञान के प्रकाश से समाप्त करना, जिससे यह सरल जागृत को धारण कर मां जिनवाणी की स्थिति को चर्चा कर सके। आप सभी सांसदों से मेरा अनुरोध है कि कृपया अपनी वाणी को चारों ओर हिंसा का ही वातावरण है। हिंसा विकास एवं भौतिक सुख सुविधा की पर्याय बन चुकी है। बिना हिंसा के विकास एवं आरामदायक जीवन असंभव है। हर क्षण एक इंद्रिय से 5 इंद्रिय जीवों की हिंसा प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से हो रही है। धार्मिक आयोजनों में सामान्य दिनों के कंपैरिजन में हिंसा में वृद्धि ही होती है। सिर्फ अहिंसा पर चर्चा ही होती है। अहिंसा के मार्ग को बताने वाले तीर्थंकर भगवान एवं आचार्य भगवंतों के गुणगान की भक्ति भी हिंसा के साथ ही होती है। सामूहिक वात्सल्य भोजों के आयोजनों में भी सामान्यतः हिंसा ही होती है। सामूहिक घरों में बनने वाले भोजन के कंपैरिजन से अधिक हिंसा होती है। मेरा तो मत है, वर्तमान परिवेश में अहिंसा परमो धर्म सिर्फ किताबों, पुस्तकों एवं दीवारों पर लिखने के लिए है। धरातल पर इसे मानने का अभाव ही होता है। सिर्फ लिखना मिथ्या है, जो उचित नहीं। अतः लिखना, पठन करना, पाठन करना वर्जित होना चाहिए। सभी अहिंसा पक्ष के महानुभावों सांसदों से अनुरोध है, शांत हो जाइए, अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए और श्री हिंसानंद जी को अपनी बात पूरी करने का अवसर दीजिए। और हिंसानंद जी, आप अपना मत रखिए, क्या वर्जित करना है, क्या वर्जित नहीं करना है, ये सदन तय करेगा। आप अपनी बात मर्यादित भाषा में सदन में रखिए। माननीय सभापति महोदय, हमारे जैन समाज में अनेकों ऐसे ट्रेडिशन प्रचलित है जिनका पालन करने वाले भी समझते हैं, जानते हैं कि इस विधि में हिंसा ही होती है। फिर भी यह कहकर अपनाए हुए हैं कि ऐसा करते हुए हिंसा का भाव तो है, भाव हिंसा से तो बच रहे हैं। हम जानते हैं, समझते हैं, जैन धर्म भाव प्रदान करना है, परंतु ऐसे ट्रेडिशन को अपनाने से ये कुरीति की श्रेणी में आ जाते हैं। इससे नई पीढ़ी इन्हें अपना नहीं पाती। अपनी बात को मैं एग्जाम्पल से प्रेजेंट करता हूँ। श्री मंदिरों, त्यागी वृत्ति आश्रमों, धर्मशालाओं आदि में हर नल पर एक कपड़े की थैली बंधी रहती है ताकि जल में उपस्थित जीवों का घात न हो। इस प्रकार अहिंसा का भाव रखते हैं और जो जैन की पहचान के लिए नल में थैली बांधते हैं। माननीय सभापति, यह तो एक प्रकार की मिथ्यात्व को फैलाने की बात है। मां जिनवाणी की स्तुति चरितार्थ कैसे होगी? ज्ञान का प्रकाश कैसे होगा? बताएंगे। लोटे भगोने आदि पर कपड़ा लगाकर पानी छानने का उपकरण से पानी छानकर अहिंसा का पालन किया जाता है, जबकि कोई जीव कपड़े से छनता ही नहीं, क्योंकि कपड़े के होल्स का आकार छोटे जीवों के आकार से बहुत बड़ा होता है, जिन्हें जीव विज्ञानी माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। 100 गुना से भी ज्यादा बड़ा होता है कपड़ों का क्षेत्र, अगर जीवों के उसमें देखा जाए। माननीय महोदय, ऐसे अनेकों उदाहरण प्रस्तुत कर सकता हूँ, लेकिन समय की कमी के कारण अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हाथ जोड़ते हुए सबसे अज्ञानवास कुछ आगम एवं समाज के विरोध हो तो हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ। अपना मत रखने का अवसर पाने के लिए सबसे बहुत बहुत धन्यवाद। हिंसानंद जी ने जो विचार व्यक्त रखे
इनके मत को पूर्णतः नकारा नहीं जा सकता है, अतः इनके विचारों पर गहन चर्चा की आवश्यकता है। अब मेरा माननीय अहिंसा वृत्ति जी से आग्रह है कि हिंसानंद जी के विचार पर सार संक्षेप में ज्ञानमय प्रकाश डालकर फैले हुए अधिकार को प्रकाश समाप्त करें, प्रकाशन करें। माननीय सभापति महोदय श्री हिंसानंद जी ने जगत में व्याप्त हिंसा पर अपना दृष्टिकोण सदन में रखा, वैसे ही परंतु देखा देखी हिंसा के मार्ग पर चलते रहे विनाशकारी एवं अनुचित नहीं। वास्तविक सुख समृद्धि शांति तो सिर्फ हमारे तीर्थंकर भगवंतों के द्वारा अहिंसा के मार्ग में ही है। वर्तमान परिवेश में सुखमय शांति के साथ जीवन संभव भी है एवं सर्व कल्याणकारी भी है। हमें वात्सल्यमयी मां निर्माणी के प्रकाशमयी मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। हमारे साथी श्री हिंसानंद जी ने नल की टोटी पर कपड़े की थैली बांधकर अहिंसा के प्रदर्शन को तथ्यों के साथ सदन में रखा, जो पूर्णतः सत्य है। थैली बांधने से पानी तो लेश मात्र भी नहीं जमता, साथ ही थैली में जीवों की उत्पत्ति बढ़ जाती है। परंतु ऐसा करना मजबूरी है या विकल्प नहीं है, यह भी सत्य नहीं। आगे मैं कुछ तथ्यों से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जल को विलक्षण पद्धति से छानकर लौंग डालकर थोड़ा गर्म कर एक टंकी में रख दें। इस जल का 6 घंटे तक उपयोग किया जा सकता है। सही बात। हम भाव हिंसा के साथ साथ वास्तविक हिंसा से भी बच जाएंगे। अब यहाँ उपस्थित बहुत से लोगों को विल्सन प्रोसेस के बारे में शायद ना पता, तो माननीय सभापति महोदय जी एवं आप सभी का ध्यान चाहूंगा। सही विल्सन पद्धति से जल को छानने के लिए एक चौड़े मुंह के पात्र पर मोटे सूती कपड़े को 2 बार फोल्ड करके कढ़ाई नुमा गड्ढा, जिस तरीके से कढ़ाई होती है, कढ़ाई नुमा गड्ढा के आकार में लगाकर एक तरफ से ऊपर से एक तरफ से धीरे धीरे जल को डालना चाहिए। जब पात्र भर जाए तो पानी सहित शीघ्र कपड़ा हटा लेना चाहिए। कपड़े के ऊपर के पानी को दूसरे बर्तन में पलट देना चाहिए। सायंकाल जब धूप ना हो मिट्टी में डाल देना उचित होगा, न्यूनतम हिंसा होगी। माननीय सभापति जी श्री अहिंसा वृत्ति जी मानते हैं कि कपड़े के होल्स जीव विज्ञानी माइक्रोस्कोप से देखे जाने योग्य जीवों के आकार से 100 गुना से भी अधिक बड़े होते हैं। तो विलक्षण पद्धति से जल में विद्यमान जीव को छानना कैसे अलग कर सकता है? अगर आप इसे विस्तार में समझना चाहते हैं तो पहले हमें सूक्ष्म जीवों की प्रवृत्ति को समझना पड़ेगा। जीव जल की खुली सतह पर रहना पसंद करते हैं। सही बात है। फिर से रिपीट करता हूं, जीव जल की खुली सतह पर रहना पसंद करते हैं, ऊपर की तरफ आते हैं अपने आप स्वतः। अतः अधिकांश जीव छन्ने की ऊपरी जल सतह पर होते हैं। ऊपर के जल सहित छन्ने को पात्र से अलग कर जल को दूसरे पात्र में पलटते हैं तो अधिकांश जीव विलक्षण जल में ही होते हैं। इस प्रकार छन्ने के छिद्र सूक्ष्म जीवों के आकार से 100 गुना से अधिक बड़े होते हुए भी अलग हो जाते हैं। अब पौराणिक विलक्षण विधि को अपनाना यदि कठिन लगा, कई जगह पर ऐसा होता है कि ये सारी चीजें जो है वो पुरानी मान्यताओं में आती है और आज के आधुनिक युग में आधुनिक उपकरण के साथ जो है आधुनिक लोग पसंद करते हैं कि अब हम कैसे करें, ये तो हम नहीं कर सकते। तो आगे सुनिए सरन जी, सभापति महोदय जी, पौराणिक विलक्षण विधि को अपनाना यदि कठिन लगता है तो आधुनिक स्टेनलेस स्टील की जाली से बने स्क्रीन फिल्टर से जल को छानकर
लघु जीव एवं धूल कणों को पानी से अलग कर फिर यूएफ अल्ट्रा फिल्टर से पानी को छानना चाहिए। अब आप सभी के दिमाग में यही आ रहा होगा कि ये यूएफ फिल्टर नाम की क्या चीज है। तो आपको अगर मान लीजिए सभापति आपकी इजाजत हो बताइए। तो ये इस तरीके से एक फिल्टर होता है। ये अब बताना चाहेंगे आपको, ये अल्ट्रा फिल्टर में जल कैपिलरी एक्शन से ऊपर की ओर बढ़ता है। अब कैपिलरी एक्शन क्या है? कैपिलरी एक्शन आपके जो आम जीवन में आपने कुछ देखा भी होगा कि अगर आप दिए में तेल रखते हैं और रुई रखते हैं तो रुई के ऊपर अपने आप ही तेल सदा ही ऊपर की तरफ चढ़ना चालू कर देता है। इस एक्शन को बोलते हैं कैपिलरी एक्शन, जिससे जितनी भी गंदगी उस दिए में होगी वो कभी भी रुई के ऊपर तक नहीं आती, रुई के ऊपर सिर्फ तेल आता है। तो कैपिलरी एक्शन के ऊपर की ओर बढ़ता है। यह एक प्रकार से अति छोटे व्यास 0.01 माइक्रोन होता है और इस फिल्टर से जल छानने के बाद पूर्णतः माइक्रोस्कोप से देखे जा सकने वाले सूक्ष्म जीवाणु रहित होता है। तो आप माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं, आज तक कोई भी ऐसा माइक्रोस्कोप नहीं बना जो इसमें से छने हुए पानी के जीवाणु को देख सके। अब ये आप देखेंगे नॉर्मल फिल्टर नहीं है, यहाँ पर ये बहुत छोटी छोटी जो है पाइपें हैं और इन पाइप के थ्रू यहाँ से धीरे 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 पानी ऊपर जाता है। इनमें जो बहुत ही और बारीक 0.01 माइक्रोन के ही छेद होते हैं जिसमें सिर्फ पानी जा सकता है। जीव जो होते हैं वो बाहर की तरफ सतह में ही रह जाते हैं तो पानी। और इस पर्टिकुलर पानी को जो यहाँ पर इकट्ठा होगा उसको आप हर आधे घंटे में यहाँ पे करीब आधा लीटर पानी इकट्ठा हो जाता है, उसको आप आराम से निकालकर पेड़ पौधों में जो है अपने यूज कर सकते हैं, बगीचे के पौधों में समर्पित कर सकते हैं, वो भी शाम को, दिन के समय नहीं, शाम के समय। तो इस तरीके से उपरोक्त विधि से जल शोषण बहुत आसान है एवं पीने के लिए पूर्णतः सुरक्षित है। अग्रसर होगा, मेरी बातों पर सीधे विश्वास या अविश्वास करने से पहले जांच करें। जो जीव विज्ञानी माइक्रोस्कोप की सहायता से जांचना बहुत आसान है। ये उपरोक्त तथ्य वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक दृष्टि से संकलन कर व्यवहार में लाकर प्रस्तुत किए हैं, फिर भी अल्प ज्ञान के कारण कुछ मिथ्या बोला हो तो हृदय से क्षमा प्रार्थी। सभापति महोदय और श्री अहिंसा व्रती जी ने मेरे मन मस्तिष्क में छाए मिथ्या को नाश करा, मेरे हृदय को निर्मल कर दिया। अहिंसा परमो धर्म के अगेंस्ट दिए अपने वचनों को वापस लेते हूँ सदन से हृदय से क्षमा याचना। माननीय प्रबुद्ध सदन से आग्रह है कि हिंसानंद जी ने अपनी बात पहले रखी और जब हिंसानंद जी ने अपनी बात रखी तो वे उससे प्रभावित हुए और अपनी गलती को स्वीकार किया। आज के समय में ये बात बहुत कम पाई जाती है, हम अपनी गलती पर दृढ़ हो जाते हैं। कृपया तालियों से इनका अभिवादन करें। और अहिंसानंद जी ने रोजमर्रा के जीवन में सरलता से कैसे अहिंसा व्रत का पालन करें, इस पर तथ्यात्मक ढंग से अपने विचार रखें, बहुत उचित प्रतीत होते हैं। आप सभी व्यवहार में लाने का प्रयास करें और इनका भी तालियों से अभिवादन करें। अब मैं दूसरा विषय श्रीमती हिंसक स्वच्छता रोधी जी से आग्रह करता हूँ कि वे स्वच्छता हिंसा पर अपने विचार सार संक्षेप में। माननीय सभापति महोदय एवं सभी सांसदों को मेरा जय जय। माननीय सभापति महोदय, आज घरों, छात्रावास, भोजनालय में सब्जी एवं फलों के छिलके बचाव कर खाना भोजनालय में सब्जी और फलों के छिलके, बचा हुआ जूठन, पॉलिथीन, पैकिंग के गत्ते आदि सभी एक
या डस्टबिन में एक साथ डाल दिया जाता है। जो घंटों उसमें पड़े पड़े सड़ते रहते हैं, उसमें असंख्य सूक्ष्म निगोदिया जीव एवं लघु जीव पैदा हो जाते हैं, जिन्हें बाद में कचरे के ढेर पर डाल दिया जाता है, जहाँ धूप के अभाव में धूप के कारण जीवों का घात होता है। इस कचरे की डाइजेशन प्रक्रिया में भी बड़ी मात्रा में प्राणवायु ऑक्सीजन की खपत होती है एवं केमिकल रिएक्शन भी होते हैं, जिससे बदबूदार गैस वातावरण में उत्सर्जित होती रहती है। हानिकारक सूक्ष्म जीव भी हवा में मिश्रित होते रहते हैं और इस प्रकार के कचरे के ढेर हम शहर में जगह जगह देख सकते हैं। साथ ही घरों में बर्तन साफ करने के लिए बायो कल्चर का विकास होने के कारण भोजन जूठन लगे बर्तन घंटों तक रखे रहते हैं। जीव वैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला में अध्ययन करके ये पाया है कि भोजन लगे बर्तनों में 19 मिनट, मात्र 19 मिनट के बाद असंख्य जीव पैदा हो जाते हैं। जूठन सड़ने लगती है और उनमें बड़ी मात्रा में सूक्ष्म जीव पैदा होने लगते हैं, जिन्हें बाद में बर्तन धोने के केमिकल पाउडर या लिक्विड से मार दिया जाता है। मेरे अनुमान के अनुसार हम जैवीकरण का त्याग कर एवं पानी छानकर जितनी हिंसा से बचाव करते हैं, उससे कई गुना ज्यादा हिंसा झूठा एवं खाना बनाने के बर्तनों में पैदा हुए जीवों में भी होती है। सही बात है। बाई के इंतजार में घंटों पड़े रहते हैं और जिससे असंख्य जीव पैदा हो जाता है और उनमें बदबू आने लगती है। पानी छानकर एवं क्या आप ही बताइए, क्या पानी छानकर एवं जैवीकरण का त्याग करने से ही क्या हम अहिंसक हो गए हैं? क्या ये हिंसा नहीं है? श्रीमती हिंसक स्वच्छता मोदी जी की बात सही है, यह हिंसा ही होती है। श्रीमान अहिंसक स्वच्छताचारी जी से आग्रह है कि वे इस विषय पर अपने विचार रखें। माननीय सभापति महोदय, हमारे साथी श्रीमती हिंसक स्वच्छता मोदी जी ने कचरे आदि से होने वाली हिंसा की बात कही है। मेरा मानना है कि कचरा मैनेजमेंट के द्वारा इस हिंसा को बहुत ही सरलता से रोका जा सकता है। अपने व्यक्तिगत अनुभवों और तथ्यों के आधार पर मैंने एक नोट तैयार किया है, जिसे माननीय सभापति की अनुमति से मैं सांसदों के सामने टेबल करूंगा। सवाल यह है कि घर में कचरा कहाँ से आता है? घर में तो कचरा होता ही नहीं है। हम घर एवं प्रतिष्ठान में भी कभी कुछ भी खराब वस्तु लाते ही नहीं, फिर कचरा कहाँ से आता है? हम ही पैदा करते हैं, या कचरा हम पैदा करना बंद कर दें, जैसे सब्जी, फलों के छिलके, चाय पत्ती, काया आदि का बचा हुआ भाग, पैकिंग मटेरियल, रखने के डब्बे, पॉलीथीन आदि को एक डब्बे में ही डालते रहते हैं, जो कुछ समय बाद बदबूदार असंख्य जीव युक्त होकर कचरा बन जाता है। तो क्या करें? सब्जी, फल के छिलके जहाँ निकाले हैं, पैकिंग मटेरियल आदि जहाँ निकाले हैं वहीं पड़े रहने दें, पूरा घर कचरा बनने दें, क्या ये सही है? बताइए। शांत 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 माननीय सभापति जी, ये प्रश्न तो बहुत जोश शोर से पूछा गया है, परंतु उत्तर बहुत आसान है। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं कुछ दिखाना चाहता हूं। जरूर दिखाइए। आप एक स्टील की जाली से बने ढक्कनदार की टोकरी लाकर खिड़की या हवादार स्थान पर रखें। सब्जी, फल आदि के छिलके एक खाली प्लेट में रखें। उसके बाद यह अनुपयोगी खाद्य सामग्री जाली की टोकरी में डाल दें
इसी प्रकार काढ़ा चाय को छानने के बाद बची सामग्री को टोकरी में डालते हैं। ये सब कचरा नहीं है, आपके लिए अनुपयोगी है। भोजन बनाने के बाद बर्तनों, कढ़ाई, भगोनी, कुकर आदि में दाल, सब्जी, तेल आदि अन्न के कण चिपके रहते हैं एवं आटे के परात में आटा चिपका रहता है। उसमें थोड़ा बारीक गेहूं का भूसा डालकर साफ कर उस टोकरी में डालना है। भोजन करने वाले बर्तनों, थाली, गिलास, कटोरी आदि का थोड़ा पानी डालकर धोकर पी लें, क्योंकि यह वही खाना है जो आपने खाया है। यदि किन्हीं कारणों से आपका मन पीने का नहीं है तो थोड़ा भूसा डालकर साफ करें। इस अन्न मिश्रित भूसा को भी टोकरी में डाल दें और शाम काल तक मैं एक नायलॉन के कपड़े से बने खुले थैले में रखकर पशुपालक के यहाँ भेज देना चाहिए। पशु उसे बड़े चाव से खाते हैं। माननीय सभापति जी, इस प्रकार साफ किए बर्तन को आप कराते हैं या करते हैं तो भी सूक्ष्म चीज पैदा नहीं होंगे एवं बर्तन धोने के पाउडर या लिक्विड भी लगभग 60% कम उपयोग होगा। रसोई में किसी प्रकार की बदबू भी नहीं आएगी। आप हिंसा के पाप से बच जाएंगे तथा जतन से पैदा की अन्य सब्जियां एवं फलों का एक एक कण आपको एवं पशुओं का आहार बनेगा। माननीय सभापति जी, जो कल तक कचरा था, आपके थोड़ा ध्यान देने से आज अहिंसक पशुओं का आहार बन गया है। यहाँ यह उल्लेखनीय है, चाय छानने के बाद जो चाय पत्ती आदि बचती है वह बहुत ही पौष्टिक आहार है, क्योंकि जब चाय की पत्ती को पानी से इसके साथ शक्कर, दूध, अदरक आदि को उबाला जाता है तब प्रोसेस चाय पत्ती के सभी गुण निकोटीन, कलर, फ्लेवर, प्रिजर्वेटिव, केमिकल आदि एवं अदरक का सत, शक्कर की मिठास पानी में घुलकर मिल जाती है। चाय पत्ती अपने दुर्गुण पानी में छोड़कर दूध का घी, शक्कर की कुछ मिठास सोख लेती है। जब इसे छलनी से छाना जाता है तब चाय के सभी दुर्गुण कप में आ जाते हैं, जो आप लोग पी लेते हैं एवं निर्दोष चाय पत्ती दूध के घी, शक्कर की मिठास, अदरक के फाइबर के साथ छलनी में ऊपर रह जाती है, जो बहुत पौष्टिक आहार है। माननीय सभापति जी, मेरे यहाँ बैठे सभी सांसदों एवं आपकी जानकारी में यह बात होगी कि राजस्थान में पत्थर ढोने वाले कचरों को पौष्टिक टॉनिक के रूप में खिलाया जाता है, जिससे वे अधिक भोजन हो सके। कई थैली में रखते रहना चाहिए। 25 से 50 की मात्रा में इकट्ठा होने पर आप अपनी दुकान पर इसका उपयोग कर सकते हैं या फिर सब्जी, फल वालों को दे देना चाहिए। गद्दे के डिब्बे चाहे वहाँ आई ड्रॉप की छोटी सी पैकिंग ही हो, उसे भी खोलकर अखबार के साथ रख दें। यह अखबार से ज़्यादा महंगी बिकती है। यदि अखबार 12 रुपये प्रति किलो बिकता है तो गद्दे के डब्बे 16 रुपये प्रति किलो बिकते हैं। प्लास्टिक, कांच आदि की खाली बोतल, टूथपेस्ट, सुई आदि की ट्यूब, टूथब्रश आदि अनुपयोगी वस्तुओं को कचरे में डालने के स्थान पर एक बड़े डब्बे में रखते जाएं। इकट्ठा होने पर तवारी को भेज दें। लोहे की अनुपयोगी सामग्री को खुली छत में आदि न रखें। खुले में रहने से लोहा हवा से नमी एवं ऑक्सीजन से क्रिया पर फेरस ऑक्साइड बनता है, जैसे आप साधारण भाषा में जंग कहते हैं। यह जंग फेरस ऑक्साइड होती है। यथाशीघ्र कवाई को पेश करना ही उचित होगा। घर की झाड़ू लगाने से निकली मिट्टी में कार्बन डस्ट घर में आए धुएं के घनीभूत होने से बनती है। सूक्ष्म एवं लघु जीवों के मृत शरीर उनके मल का मिश्रण होता है। उसमें खाद्य पदार्थ के कुछ कण जमीन पर गई तेल की बूंदें के अंश भी होते हैं। अतः इन्हें छोटे लगभग 2 लीटर के डस्टबिन में इकट्ठा करना चाहिए, जो लगभग 15 से 30 दिन में भर जाएगा। यह सर्वोत्तम खाद है। इसे अपने गमले आदि में डालिए। बाहर से कोई खाद लाना ही नहीं पड़ेगा। पौधों को पूर्ण पौष्टिक आहार मिलेगा। यदि गमले आदि नहीं है तो पास के किसी पार्क को समर्पित कर देना चाहिए। माननीय सभापति जी, इस प्रकार आपका घर एवं प्रतिष्ठान कचरा मुक्त अहिंसक बनेगा। जतन से पैदा हो गई सामग्री का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित होगा
एक छोटा परिवार वर्ष में 800 किलोग्राम कचरा कम करेगा। नगरीय निकायों के कचरा निष्पादन का व्यय भी बचेगा। शिक्षा स्वच्छता रोधी जी, आप अपनी बात रखिए। कचरे में जो जीव पैदा होते हैं उसकी हिंसा से तो हम बच जाएंगे, परंतु वर्तमान में घरों, होटलों आदि से टॉयलेट के मल एवं नहाने, कपड़े धोने के साबुन से मिश्रित जल को एक ही पाइपलाइन के द्वारा मुख्य सीवर लाइन से जोड़ा जाता है, जिससे मल में बसते जीवाणुओं का घात होता है एवं मल के डाइजेस्ट होने की प्रक्रिया रुक जाती है, जिससे पाइपलाइन चौक हो जाती है। इस हिंसा और असुविधा से तो हम नहीं बच सकते हैं। भ्रष्टाचारी जी, आप इस विषय पर अपनी बात रखिए। घर, व्यावसायिक भवन आदि के टॉयलेट तथा साबुन के पानी की लाइन अलग अलग स्थापित करवाना चाहिए। टॉयलेट की लाइन का सीधे मुख्य लाइन से नहीं जोड़ना चाहिए। घर के बाहर 2 फीट चौड़ा, 4 फीट लंबा एवं 4 फीट गहरा ढक्कनदार चेंबर बनाना चाहिए। चेंबर में टॉयलेट की लाइन के ऊपर से 18 इंच नीचे जोड़ना चाहिए तथा ऊपर से 12 इंच नीचे से निकास पाइपलाइन जोड़ना चाहिए, जिससे चेंबर हमेशा कम से कम 1 फुट भरा रहे। जो भी ठोस मल चेंबर में पहुंचा है वह डाइजेस्ट होकर पानी बनकर ही लाइन में पहुंचे। साबुन की लाइन इस चेंबर से ना मिलते हुए गली फैन के द्वारा सीधे मेन लाइन से जोड़ना चाहिए, जिससे जीव हिंसा न्यूनतम होगी एवं आपकी पाइपलाइन कभी चौक नहीं होगी। माननीय सभापति महोदय, वस्तुओं एवं समस्याओं को सम्यक दर्शन से देखेंगे तो ज्ञान उनका निराकरण करेगा। निराकरण को चरित्र में लाकर पालन करेंगे तो अहिंसा परमो धर्म का पालन स्वतः ही होगा। जीवन में सुख शांति कायम रहेगी। हिंसा के मार्ग में जीवन की कल्पना धर्म मात्र ही है। अनुभव किया है, हम जितनी हिंसा में कमी लाते हैं उतना ही अधिक स्वस्थ रहते हैं एवं धन की भी बचत होती है। यथासंभव पूर्ण विवेक से अध्ययन कर तथ्य रहते हैं। फिर भी कुछ गलत बोला हो तो हृदय से क्षमा चाहते हुए वाणी को इनाम देता हूं। धन्यवाद। ये जो देवियां अपना स्थान छोड़ रही हैं, उनसे निवेदन है कि केवल हमारा 10 मिनट का कार्यक्रम और है और ये आपके काम की बात बता रहे हैं, क्योंकि घरों में कचरा इकट्ठा होना या पानी छानना सबसे ज़्यादा आप ही उससे प्रभावित होते हैं। कृपया बैठें। श्रीमती हिंसक स्वच्छता रोधी जी ने वर्तमान परिवेश में कचरा पैदा कर हो रही हिंसा एवं मल विसर्जन की समस्या और उससे हो रही हिंसा के संबंध में बहुत ही वास्तविक समस्या को सदन में रखा। वे धन्यवाद के पात्र हैं। आप सब उनका तालियों से स्वागत कीजिए। श्रीमान अहिंसा स्वच्छताचार्य जी ने उठाए गए सभी बिंदुओं का वैज्ञानिक ढंग से समाधान प्रस्तुत किया है, जो प्रथम दृष्टया व्यवहारिक है। आप सभी से अनुरोध है, सुझाए अहिंसक मार्ग को अपनाने का प्रयास करें। आगामी संसद सभा में आपके प्रयासों से प्राप्त परिणामों का और पालन में आई कठिनाइयों की हम समीक्षा करेंगे, वो प्रस्तावित है। अब अभी हमने 2 विषयों पर चर्चा की, जल छानने पर और कचरा प्रबंधन को लेकर। अब अंतिम बिंदु और है जो हम सबके दैनिक जीवन से संबंधित है और इसलिए मैं अनुरोध कर रहा हूँ श्रीमती हिंसक विद्युत मंडल से कि वे इलेक्ट्रिसिटी के उपयोग से होने वाली हिंसा पर अपने विचार सदन में साफ संक्षिप्त करें। सभी को मेरा स्वागत है। माननीय सभापति, हमारे देश में सकल विद्युत खपत का लगभग 78% उत्पादन जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम, तेल एवं गैस को जलाकर किया जाता है। उसको जलाने से स्टीम बनता है और स्टीम से टरबाइन चलता है और फाइनली टरबाइन से जुड़े अल्टरनेटर के द्वारा विद्युत का उत्पादन होता है। इस तरह से उत्पादित विद्युत तारों के द्वारा प्रवाहित होकर हमारे घरों एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों तक पहुंचता है। इसे हम विभिन्न कार्यों में उपयोग करते हैं। एक्चुअली विद्युत
स्वरूप है। इसके प्रयोग बिंदु पर किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है और ना ही प्रत्यक्ष जीव हिंसा होती है। देखिए, स्विच दबाइए और भवन में उजाला हो जाता है, पंखे से हवा चलने लगती है, एसी से ठंडी ठंडी हवा आने लगती है और बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में लोग रहते हैं, वहां पर ऊंचाई पर पानी कैसे पहुंचेगा, उसके लिए भी हम विद्युत का ही उपयोग करते हैं। ये जो व्यवधान हुआ उसके लिए हमें खेद है, आप अपनी बात जारी रखिए। सर्दियों में जब आप लोगों को बहुत ठंड लग रही होती है और गर्म पानी चाहिए होता है, उस टाइम भी आप गीजर का ही उपयोग करते हैं ना, उसके लिए भी विद्युत ही जिम्मेदार है। आप सभी विद्युत के विभिन्न सुगम उपयोग से भलीभांति परिचित हैं। प्रत्येक 24 घंटे आप विद्युत का ही उपयोग करते हैं। विद्युत आज के समय में भौतिक सुख सुविधाओं एवं विकास का पर्याय है और जो देश जितना अधिक ऊर्जा का उपयोग करता है वह उतना ही अधिक विकसित माना जाता है। अगर आप देखिए, देश की आजादी के समय हमारे देश में 50 किलोवाट आवर यूज होता था इलेक्ट्रिसिटी और आज के टाइम में ये बढ़कर 1450 किलोवाट आवर हो गया है। ये प्रति व्यक्ति बता रही है। आज विद्युत के बिना जीवन की कल्पना भी असंभव है। क्या मैं गलत बोल रही हूँ? आप लोगों का जीवन क्या विद्युत के बिना चल सकता है? बताइए। आप शांत रहिए, आप अपनी बात रखिए। भोजन सामग्री, अन्न, फल, सब्जियां, सबका उत्पादन, पीने के पानी की उपलब्धता एवं शुद्धिकरण, एवरीथिंग, सब कुछ विद्युत के उपयोग से ही संभव है। अनेक स्थानों पर शुद्ध हवा के लिए भी विद्युत का ही उपयोग हो रहा है। गहन चिकित्सा में होने वाली प्राण वायु, ऑक्सीजन का भी उत्पादन विद्युत के द्वारा ही होता है। अब आप ही बताइए, जब कोई बहुत परेशानी में हो, जब वो कोई हॉस्पिटल में हो, उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता हो, तब क्या वो हिंसा एंड अहिंसा का सोचकर विद्युत का यूज नहीं करेगा? ऑक्सीजन का यूज करेगा, क्योंकि प्राण सबसे इम्पोर्टेंट है। शांत रहे, आप अपनी बात रखिए। बहुउपयोगी सरल सुगम विद्युत के उत्पादन के लिए कोयला, पेट्रोलियम तेल एवं गैस के खनन, पावर प्लांट तक परिवहन एवं उसके दहन से लेकर स्टील बनाने में सूक्ष्म एवं लघु जीवाणुओं का घात होता है तथा बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड एवं हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होता है, जो पर्यावरण एवं संपूर्ण जीवधारियों के लिए हानिकारक है। लेकिन हम सब जानते हैं, विद्युत उत्पादन में अत्यधिक हिंसा होती है एवं प्रदूषण भी होता है। हालांकि विद्युत उपयोग बिंदु पर हमारे भवन में हिंसा नहीं होती है, परंतु वास्तविकता तो यही है, जो भी हिंसा एवं प्रदूषण होता है वह विद्युत उपभोक्ता के लिए ही हो रहा है। उसका वास्तविक दोषी उपभोग मान के अनुरूप उपभोक्ता ही है। माननीय सभापति महोदय, अब आप ही बताइए, हिंसक विद्युत का उपयोग बनकर आज हम अपना जीवन यापन कर सकते हैं क्या? बताइए। हम सब जो मोबाइल का यूज कर रहे हैं, जो हमारे वर्तमान परिवेश का अभिन्न अंग बन गया है, यहाँ पर कोई है जो मोबाइल के बिना जिनका लाइफ चल सकता है? कितनी सारी चीजों की डिपेंडेंसी होती है मोबाइल के थ्रू। हम क्या क्या कर सकते हैं मोबाइल से? धार्मिक आयोजनों को देखना, प्रवचन सुनना, अपनों से अपनी बात करनी हो, अपने दूर रहते हो तो उनसे हम कनेक्टेड फील करते हैं मोबाइल के कारण ही। विभिन्न अवसरों पर बधाइयाँ देना, शुभकामनाएं देना, धन का आदान प्रदान, व्यापार तक होता है मोबाइल से। सब कुछ मोबाइल से ही हो रहा है, वह भी विद्युत के बिना संभव नहीं है। आपको लगता होगा कि मोबाइल रिचार्ज करने में तो बहुत थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी लगती है, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है।
जीवन के संभव नहीं है। यहाँ पर अगर आप सोचिए लाइट नहीं होती, फैंस नहीं चल रहे होते, क्या आप लोग यहाँ बैठे होते? क्या मैं अपनी बात आप लोगों तक पहुँचा पाती? शांत रहे, शांत रहे, शांत रहे। माननीय सदस्य को अपने विचार करने दीजिए। एक्चुअली मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि जीवन जिए या अहिंसा परमो धर्म का पालन करें। विद्युत के बिना जीवन ही असंभव है। हम ही नहीं रहेंगे तो अहिंसा परमो धर्म का पालन कौन करेगा? बताइए कौन करेगा? बताइए हमारे सारे जवाबों को उत्तर दीजिएगा। माननीय महोदय, मेरे मन मस्तिष्क में जो भी कंफ्यूजन डिलेमा एवं जिज्ञासाएं थी वह मैंने इस सदन में समाधान की आशा में रखी है। यदि कोई अनुचित विचार या शब्द उद्धृत हुए हो तो मैं हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद। माननीय श्रीमती हिंसा नंद जी ने विद्युत के बहुआयामी उपयोग और उसके उत्पादन में हो रही असंख्य जीवों की हिंसा एवं प्रदूषण के संबंध में सदन का ध्यान आकर्षित किया है। मैं श्री अहिंसा विद्युत प्रति जी से आग्रह करता हूँ कि माननीय संस्था के द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं जिज्ञासाओं पर वे अपने समाधानकारी विचार रखें। माननीय सभापति महोदय एवं समस्त संसदीय श्रीमती हिंसक विद्युत नंदी जी ने जो कुछ भी कहा वो भली भांति सत्य है। जितनी भी हिंसा हो रही है, जितना भी प्रदूषण हो रहा है इस इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में, वो बिल्कुल सत्य है। लेकिन मैं एक बात कहूँगा, जहाँ चाह है वहाँ राह। ये जो परिसर है जहाँ हम बैठे हैं, इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है वो भी सोलर से हो रही है। तो क्या हम छोटे छोटे चीज़ों से इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं? वो हम आज समझेंगे। क्या हम हिंसा बचा सकते हैं? वो आज हम समझेंगे। हम अगर विवेक लगाएं तो हम इस इलेक्ट्रिसिटी का वेस्ट है कम से कम 70% तक रोक सकते हैं, और बची हुई जो 30% हमारी इलेक्ट्रिसिटी है वो हम आसानी से सोलर पावर प्लांट के थ्रू जनरेट कर सकते हैं, जिससे हम पूर्ण रूप से हिंसा से मुक्त हो सकते हैं। आपको आज जवाब आ रहा है। आपको जानकर ये आश्चर्य होगा, आज के समय में हमारे भारतवर्ष में मेट्रो ट्रेन का संचालन भी सोलर से हो सकता है। तो आप सोचिए, क्या हम सोलर का उपयोग सारी चीजों में नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। माननीय सभापति महोदय, हम ये सब जान गए हैं कि थर्मल पावर प्लांट में विद्युत उत्पादन में असंख्य जीवों का घात हमारे लिए ही होता है। हम अपने मन में समता एवं करुणा का भाव रखकर बल्ब, ट्यूबलाइट और जो पंखे हमारे हवा देते हैं के साथ थर्मल पावर प्लांट में मर रहे असंख्य जीवों के शव, मृत शरीर हमारे कमरे में गिर रहे हैं, बस ऐसा अनुभव कीजिए। क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है वो थर्मल पावर प्लांट से हो रही है, इसमें कितने असंख्य जीवों का घात हो रहा है। आप बस सोचिए कि आपने एसी का बटन दबाया, आपने एसी का बटन दबाया और आपके कमरे में असंख्य जीवों के मृत शरीर बरस रहे हो, आपको कैसा अनुभव होगा? सार्वजनिक विद्युत लगभग 1200 वॉट प्रति घंटा खपत करने वाला एयर कंडीशन से आती है। असंख्य जीवों के मृत शरीर की आंधी कमरे में चलती है। ऐसा करुणा एवं समता का भाव आपके मन में आएगा तो आप जरूर कुछ ना कुछ सलूशन निकालेंगे ही। इसमें बस सोचने की बात। मैं कुछ पहलुओं पर बात करना चाहूंगा जो हम रोजमर्रा में हम यूज करते हैं। सुनिए, आपके काम की बात आ रही है। बहन जी, केवल 5 मिनट के लिए रुकिए, आपको बहुत काम की बात आ रही है। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग अनावश्यक विद्युत उपकरण जैसे कि हमारे बल्ब, ट्यूबलाइट, फैन, एसी, गीजर आदि अगर हम चलते रहते हैं तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है। हमें ध्यान रखना है कि हम उसको तुरंत बंद कर दें। कम से कम आप 10 से 20% की इलेक्ट्रिसिटी बचा सकते हैं।
एसी, टीवी, पंखे जो रिमोट से चलने वाले हैं, हम ये सोचते हैं कि हमने रिमोट से बंद कर दिया है। क्या वह सही है? क्या उसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं हो रही है? बिल्कुल हो रही है, थोड़ी सी होती है लेकिन होती जरूर है। आप 5 से 10 वॉट की इलेक्ट्रिसिटी फिर भी अपन खपत करते हैं। अगर हमारा ये फैन बंद है, अगर आप ये देखेंगे ये जो फैन है ये भी रिमोट से चलने वाले फैन है। अगर हम मेन स्विच बंद नहीं करेंगे और ये ऐसे ही रहेंगे तो फिर भी आप 5 से 10 वॉट की इलेक्ट्रिसिटी यूज करेंगे। अब आप देखिए, एक और बहुत ही सरल उपाय है जो हम अपने घरों में कर सकते हैं। हमारे जो घरों में इलेक्ट्रिक उपकरण होते हैं उनके जो स्विच हैं, अगर हम अपने हाथ से एक्सेस करने वाली जगह पर लगा दें, जैसे हम कमरे से बाहर जा रहे हैं तो या तो हम लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड में एक सुगम स्थान पर लगा दें और जाते समय बस हमें बंद करना है और क्या करना है। इतनी सी अगर हम मेहनत कर लेंगे तो हम काफी इलेक्ट्रिसिटी बचा सकते हैं। इलेक्ट्रिक उपकरण को खरीदते समय आप एक और ध्यान रख सकते हैं कि उसकी एनर्जी रेटिंग क्या है, कि वह A ग्रेड है, B ग्रेड है, C ग्रेड है। इससे बहुत फर्क पड़ता है। अगर आप C ग्रेड इलेक्ट्रिक उपकरण लेंगे तो वो बहुत ज़्यादा बिजली खाएंगे, तो हमें ये जरूर देखना है कि हमारी एनर्जी रेटिंग क्या है। जिस प्रकार अभी हमें मार्केट में ट्यूबलाइट वगैरह, बल्ब वगैरह जो मिलते हैं वो 80 ल्यूमेन से 140 ल्यूमेन प्रति वॉट उपलब्ध हैं, हम उनको यूज कर सकते हैं, जिसकी इलेक्ट्रिक एनर्जी रेटिंग बहुत अच्छी है। हमारे प्रतिष्ठानों, कार्यालय, शिक्षण संस्थाओं, चिकित्सालय में सबसे अधिक उपयोग फैंस का होता है। हम भी यहाँ फैन के नीचे बैठे हुए हैं। अब आप सोचिए, इन फैन से, जो सिंपल फैन है, उनसे कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है। आप देखिए, भांति भांति के हमारे पास फैन उपलब्ध है, एयर फैन, सीलिंग फैन। अगर आप उनको कंबाइन करें और देखें तो ये 40 से 110 वॉट की इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं। और यही अगर हम BLDC के फैन यूज करें, क्योंकि ये BLDC एक नई तकनीकी है, क्योंकि ये मोटर तकनीक है। आप ये फैंस देख रहे हैं, ये फैन जो BLDC मोटर से चल रहे हैं। अपने आप आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो 6.5 से 30 वॉट तक रह जाएगी। तो आप सोचिए आपने कितना परसेंट कम कर दिया। कम से कम 60 से 70% आप बिजली की बचत कर सकते हैं अगर आप BLDC फैन लगाएंगे। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, हमें जनरली ठंड के दिनों में या थोड़ी सी गर्मी है तो हम एक पे पंखा चला सकते हैं। जो नॉर्मल फैंस होते हैं जो BLDC मोटर से नहीं चल रहे हैं, वो न्यूनतम स्पीड पर भी 40 वॉट यूज करते हैं, और जो BLDC फैन है मात्र 3 वॉट यूज करते हैं। तो आप सोचिए कितना अंतर है। तो सभी लोग अगर BLDC मोटर्स के हम फैन लगाएंगे तो डेफिनेटली 70 से 60% हम बिजली बचा सकते हैं। अब आते हैं हमारे एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज पर, पानी गर्म करना। ठंड के दिनों में हमें पानी बहुत गर्म करना पड़ता है, तो हम इलेक्ट्रिक गीजर का उपयोग ना करके सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम लगा सकते हैं। आप आराम से 80 से 100% तक बिजली बचा सकते हैं। यहाँ यह भी देखा गया है कि जीव हिंसा का भाव रखने अनोखो महानुभाव कपड़े से जल छानकर बाल्टी में इमर्शन रॉड पानी से गर्म करते हैं। बाल्टी में इमर्शन रॉड डालकर पानी गर्म करते हैं, जो कि गीजर की तुलना में 40% अधिक बिजली खाता है। लेकिन क्या हम इसमें ऐसा कर सकते हैं? अगर हमारी मान्यता है हमें पानी छान कर भी इमर्शन रॉड यूज ही करना है, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हमारी वो इमर्शन रॉड सोलर से चले? क्यों नहीं चल सकती? हम उससे डेफिनेटली बिजली बचा सकते हैं। और अगर हमारे पास दूसरा विकल्प प्रयोग करने का साधन है तो विद्युत गीजर, जो इलेक्ट्रिक गीजर होते हैं, उसमें हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन फिल्टर लगा सकते हैं, जिससे ना कि जीवों का घात रुकेगा और आपकी 40% बिजली भी बचेगी। सबसे अधिक इलेक्ट्रिसिटी जो खपत होती है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक एयर कंडीशनर से होती है। AC के स्थान पर आप अगर ठंडक के लिए डेजर्ट कूलर का उपयोग करें तो आप कम से कम 80% बिजली बचा सकेंगे। अब मुझे लगता है कि आपके साइड से एक प्रश्न आ सकता है कि मैं मुंबई में रहती हूँ या मैं चेन्नई में रहती हूँ, वहाँ ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर हम कूलर उपयोग नहीं कर सकते हैं। आपकी बात सही है, हम AC का उपयोग करना चाहते हैं, तो क्या हम वो AC सोलर से नहीं चला सकते? देश में मेट्रो चल रही है सोलर से, तो हम AC क्यों नहीं चला सकते? बिल्कुल चला सकते हैं। तो
अनुसार उचित क्षमता के इलेक्ट्रिक उपकरण को हम उपयोग करना चाहिए। यदि आप ध्यान दें तो कमरे के बड़े बल्ब ट्यूब के आदि चलने के स्थान पर हम 1.5 से 3 वॉट के एलईडी टेबल लैंप्स भी लगा सकते हैं। आप एलईडी का उपयोग कर सकते हैं जो कि बहुत ही कम बिजली खाते हैं। एक और बहुत महत्वपूर्ण उपकरण जो हमारे हर घर में होता है, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज। अब हमारा फ्रिज है 24 घंटे 365 दिन निरंतर चलता रहता है, जैसे हमारे शरीर में हमारा हार्ट चलता है, राइट? तो अगर हम फ्रिज को ऐसी जगह पर रखते हैं, क्लोज एरिया में रखते हैं, तो वहां पर फ्रिज बेसिकली क्या है? एक हीट पंप है जो कि हमारे बाहर हीट प्रोड्यूस करता है और अंदर कूलिंग प्रदान करता है। तो वो जो हीट पंप है वो कंप्रेसर है जो आपका यूज हो रहा है। अगर हम क्लोज एरिया में फ्रिज रखते हैं तो वहां पर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी, बहुत ज्यादा हीट जनरेट होगी, जिसके कारण हमारा कंप्रेसर की एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो आपका अगर फ्रिज 10 साल चलने वाला है या 15 साल चलने वाला है तो उसकी एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली डाउन हो गई है और वो 7 या 6 साल में खराब हो जाने वाला है। तो हम क्या कर सकते हैं? बहुत ही सरल उपाय है, हम फ्रिज को ऐसी जगह रखें जहाँ पे हवा पास हो रही हो, जिससे वो जो हीट सिंक है वो ज़्यादा हीट ना हो, कंप्रेसर हमारा अच्छे से फंक्शन कर सके, 100% एफिशिएंसी से चल सके। बहुत ही सरल उपाय है, बस जहाँ चाह है वहाँ राह है। मैं फिर से वही दोहराना चाहता हूँ। हमें वर्ष में एक बार, साल में एक बार सभी अपने इलेक्ट्रिक उपकरणों का एनर्जी ऑडिट जरूर कराना चाहिए। जिस तरह हमारा शरीर क्षीण होता है समय के साथ, उसी तरह हर उपकरण भी क्षीण होता है। उसमें है क्या? इलेक्ट्रॉनिक्स ही तो है, वो भी तो कभी कभी घिसेगी। इतनी बार हम करंट प्रोड्यूस करेंगे तो वो भी तो घिसेगा ही। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें हर साल एक एनर्जी ऑडिट करना चाहिए। अगर हमारा कोई उपकरण कम एफिशिएंसी पर चल रहा है उसको तुरंत बदल दीजिए। या तो आप पैसे बचा सकते हैं या हिंसा बचा सकते हैं। तो आपको विचार करना है कि आपको क्या बचाना है। इस प्रकार इलेक्ट्रिसिटी के वेस्टेज को आप अनावश्यक चीजों में ना लगाकर विद्युत की जगह, विद्युत को जनरेट करने के लिए सोलर प्लांट लगाइए और हिंसा से मुक्त हो जाइए और आराम से अपना शांतिपूर्वक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। पर्यावरण भी सुरक्षित होगा, जियो और जीने दो का सार्थक होगा। श्रम, वृद्धि, विवेक से अर्जित धन भी बचेगा। आपने बहुत सार्थक विचार रखे। मैं श्रीमती हिंसक विद्युत नंदिनी जी से अनुरोध करूँगा कि वे अपनी बात रखें। माननीय सभापति महोदय, श्री अहिंसक विद्युत ब्रतीरी ने विद्युत बचत की अनेकों युक्तियां सुझाई हैं, उन पर अमल करने का प्रयास करूंगी। परंतु उन्होंने अपने उद्बोधन में एसी को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक एवं डेजर्ट कूलर बेटर बताया है और अहिंसक बताया है, जबकि हम सब जानते हैं कि कूलर में बड़ी मात्रा में पानी का अपव्यय होता है और उसमें जीव हिंसा भी होती है। ऐसा क्यों? क्या इस पर कुछ डिटेल शेयर करेंगे? माननीय सभापति महोदय, श्रीमती हिंसक नंदिनी जी का प्रश्न अत्यंत गंभीर है और मुझे लगता है कि सभा में बैठे सभी लोगों के मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि पानी का उपयोग तो कूलर में होता ही है, उसमें जीव भी पड़ते हैं। यदि आप अतिरिक्त समय दें तो मैं विस्तार से अपना मत रखने को तैयार हूँ। दोनों पक्षों ने एक मत होकर तथ्यात्मक ढंग से माना है कि विद्युत के उत्पादन में बड़ी मात्रा में असंख्य जीवों का घात होता है। श्री अहिंसक विद्युत ब्रती जी ने हिंसक विद्युत से मुक्ति के मार्ग सुझाए हैं जो प्रथम दृष्टया उचित प्रतीत होते हैं। उनका पालन भी सरल लग रहा है। सभी को, आप सभी को हिंसक विद्युत का अपव्यय रोकने का प्रयास अवश्य प्रारंभ कर देना चाहिए और सोलर पावर प्लांट स्थापित कर उत्पादित अहिंसक विद्युत का उपयोग करना चाहिए। ये जो श्री पंचवाले जी विधान के आयोजक हैं, उनसे हमारा अनुरोध है कि आगामी समय के या संभव है कल के भी जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम में एसी के उपयोग से स्वास्थ्य पर विपरीत असर पर चर्चा करवाना उचित होगा। मैं श्रीमती
परोक्ष हिंसा रंजनी जी से आग्रह करता हूँ कि जगत में हो रही परोक्ष हिंसा पर अपने विचार व्यक्त करें। माननीय सभापति महोदय, विकास एवं भौतिक सुख सुविधाओं के लिए विभिन्न स्तर पर परोक्ष हिंसा के साथ साथ प्रदूषण भी हो रहा है। विषय बहुत विस्तृत एवं गंभीर है। समयाभाव के कारण कुछ मुख्य बिंदु मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। हमने कचरा, पानी, विद्युत सभी की बात की, पर जब हम भवन ही नहीं रहेंगे यहाँ तो कैसे इन चीजों को यूज कर सकेंगे। आज भवन निर्माण व्यापक रूप से हो रहा है, जिसमें प्रयोग होने वाली मिट्टी की पकी हुई ईंट का उपयोग बहुतायत में हो रहा है। जितने भी भवन निर्माण की सामग्री हैं, उनसे सबसे अधिक हिंसा मिट्टी की पकी हुई ईंटें हैं। आइए देखते हैं कैसे बनती हैं। मिट्टी को पानी में भिगोकर रखा जाता है। मिट्टी में असंख्य सूक्ष्म जीव होते हैं। इसे भिगोकर रखने से उनमें कई गुना वृद्धि हो जाती है। फिर सांचे में डालकर मिट्टी की ईंटों को धो दिया जाता है। फिर उसे धूप में सुखाया जाता है। बस यहीं से जीवों का घात प्रारंभ हो जाता है। सूखने के बाद ईंटों को चिमनी युक्त भट्टे में थोड़ा थोड़ा जोड़कर रखा जाता है, जहाँ पर कोयले की चूड़ी सरसों के भूसे के साथ उसे रखा जाता है। इसे इकट्ठा करने में करीब 30 से 40 दिन लग जाते हैं। इसी बीच कुछ सूक्ष्म जीव के साथ साथ लघु जीव की ईंट के बीच में लग जाते हैं, अंडे देते हैं, बच्चे पैदा हो जाते हैं। फिर इसी ईंट को रखे जाने के बाद मिट्टी को बंद कर दिया जाता है। लगभग सभी प्रकार के जीव इसी में बंद हो जाते हैं। आप सुनिए, ध्यान दीजिए। फिर एक ओर से अग्नि प्रज्वलित की जाती है, धीरे धीरे भट्टे में पूरी भट्टी में फैल जाती है और इसी प्रकार ईंट को पकाया जाता है। साथ ही ईंट में कोयले की चूड़ी, सरसों की भूसी एवं ईंट के बीच खाली स्थान में उपस्थित जितने भी जीव थे, सभी यातना सहते हुए भस्म हो जाते हैं। तब जाकर सर्वाधिक हिंसा से ईंट बनकर तैयार होती है, जिससे हम अज्ञानवश श्री मंदिर जी एवं त्यागी व्यक्ति आश्रम में उपयोग करने से असंख्य जीवों की निर्मम हत्या में निर्मित ईंटों से फिर धूमधाम से हिंसा के प्रवर्तक श्री जी का प्राण प्रतिष्ठा के बाद विराजमान कर देते हैं। अपने आवासों एवं व्यवसायिक भवनों में भी हिंसा ईंटों का ही उपयोग करते हैं। इसी हिंसा से बनी हुई ईंटों का उपयोग किया जाता है। सिर्फ ईंट ही नहीं, आज आपने ये जो कपड़े पहने हैं उसमें रेशम व कोसा ऐसे बने कपड़ों में भी असंख्यात लघु एवं सूक्ष्म जीवों की यातनापूर्ण हत्या के बाद तैयार होते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात आ रही है। सुंदर सुंदर तितलियों का जन्म 4 अवस्थाओं से गुजरकर होता है। अंडा, लार्वा, प्यूपा, फिर तितली बन जाती है। इस पूरे चक्र में लगभग 45 दिन लगते हैं। रेशम व कोसे के जीव भी इसी प्रकार होते हैं, परंतु उनका दुर्भाग्य उनसे तीसरी स्टेज पर प्यूपा की स्थिति में ही यातनापूर्ण हत्या का रेशम एवं कोसे के धागे तैयार कर कपड़े आदि तैयार किए जाते हैं। प्यूपा बहुत कोमल जीव होता है, जो अपनी सुरक्षा के लिए अपनी लार से एक कवच तैयार करता है, जिसे कुकुम कहा जाता है। इस बीच वह पूर्णतः निराहार रहता है। 4 से 5 दिन में पूर्ण तितली के रूप ले लेता है। फिर अपने शरीर से एक रसायन निकालता है, जिसे कुकुम में छेद कर बाहर आता है और उड़ जाता है। परंतु रेशम व कोसा उत्पादक तीसरे या चौथे दिन ही कुकुम को गर्म हवा के चेंबर में रख देते हैं। सभापति महोदय, आप ही समझिए, जरा सी उंगली ही झुलसने पर हमारा किस तरह का हाल होता है। इसे जब 60 से 80 डिग्री के तापमान में कभी कहीं 70 से 72 घंटों में रखा जाता है। इस बीच इनकी यातनापूर्ण मृत्यु हो जाती है। फिर इन्हें साफ सुथरे कमरे में स्टोर किया जाता है। फिर सुविधा अनुसार
अनुसार कुकुम को गर्म पानी में डालकर जो लाल के द्वारा तैयार किया धागा बनता है उसे रंग आदि करके कपड़ा बुना जाता है, जो हम शान से पहनकर गौरवान्वित महसूस करते हैं। महोदय, हत्या का विवरण प्रस्तुत करने से मेरा मन बहुत विचलित हो गया है। अब इसके आगे कुछ भी बोलना संभव नहीं होगा। माननीय परोक्ष नंदिनी ने परोक्ष हिंसा नंदिनी जी ने बहुत गंभीर प्रश्न उठाया। मैं अनुरोध करूँगा माननीय परोक्ष हिंसा नंदिनी जी से कि इस विषय पर अपने विचार रखें। माननीय सभापति महोदय एवं इस सदन में बैठे हुए मेरे सारे संसदीय, मैं बताना चाहूँगा कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से सब संभव है। हम जो भी वस्तुएं उपयोग करते हैं उनका उत्पादन कैसे हो रहा है ये जानने समझने से ज्ञात हो जाएगा कि उसके उत्पादन में कैसे हिंसा हो रही है। और अगर हम फिर दृढ़ निश्चय करें, मन में उसका उपयोग ना करने का विकल्प रखें, तो अपने आप हम उसका उपयोग करना बंद कर देंगे। हमारे साथी श्री परोक्ष हिंसा नंद जी ने ईंट निर्माण एवं रेशम या कोसा एक बहुत ही अच्छे प्रकार का सिल्क होता है जो मार्केट में यूज होता है। तो सिल्क के धागे के उत्पादन में हो रही हिंसा के संबंध में सविस्तार सदन में तथ्य रखे, जो कि पूर्णतः सत्य है। यहाँ पर यह भी उल्लेखनीय है कि भट्टे से पकी मिट्टी की ईंटों से सिर्फ हिंसा होने के साथ साथ बड़ी मात्रा में प्रदूषण भी होता है। साथ ही साथ हमारी हजारों वर्षों में बनी मिट्टी भी नष्ट हो जाती है। गौर करने वाली बात है कि एक बार मिट्टी पककर ईंट बन जाए फिर वह कभी वापस मिट्टी नहीं बन सकती। हम जान गए हैं ईंट निर्माण एवं सिल्क के उत्पादन में विभिन्न स्तर पर सूक्ष्म एवं लघु जीवों की निर्ममता होती है एवं प्रदूषण भी होता है। यह संज्ञान में रखकर दृढ़ निश्चय से चारित्र में लाए कि हमें मिट्टी की पकी ईंट एवं सिल्क से बने कपड़ों का उपयोग कर असंख्य जीवों की निर्मम हत्या के पाप का भागीदार नहीं बनना है। विकल्प स्वतः आज हमारे पास भवन निर्माण के लिए पकी ईंटों के विकल्प के रूप में न्यूनतम हिंसा से निर्मित कच्ची मिट्टी की ईंटें हैं, जिन्हें केंद्रीय भवन अन्वेषण संस्थान रुड़की ने विकसित किया है। सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा, मैं आपसे चाहूंगा कि जो इस रुड़की का पेपर है मैं सभी संसद का प्रस्तुत करता हूँ। तो इस पेपर में लिखा है कि जो बारिश के पानी से वो मिट्टी खराब नहीं होती है और भवन के अंदर का तापमान बाहरी तापमान से कम रहता है, अर्थात भवन में गर्मियों में ठंडे एवं सर्दियों में गर्म रहते हैं। तो विद्युत में तो हमारी बात हुई है कि कैसे हम एसी का उपयोग कम करें, सर्दियों में हीटर का उपयोग कम करें, वह भी इससे हो सकता है। उपरोक्त में अतिरिक्त फ्लाई एश ब्रिक कंक्रीट ब्लॉक AAC, जिसका मतलब है ऑटोक्लेव एरेटेड सीमेंट ब्लॉक का उपयोग किया जा सकता है। जहां उपलब्धता हो वहां पत्थर ब्लॉक का उपयोग किया जा सकता है। अहिंसा प्रेरणा हमारे तीर्थंकर भगवान की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर श्रद्धा पूर्वक विराजमान करते हैं, उसे हम मंदिर कहते हैं। श्री मंदिर जी त्यागी वृद्धि आश्रम का निर्माण में मिट्टी को पकाकर बनी हिंसा ईंटों का उपयोग करना सर्वथा वर्जित होना चाहिए। यथासंभव प्राकृतिक कठोर पत्थरों जिनकी पानी सोखने की क्षमता न्यूनतम हो, उसी से मंदिर जी का निर्माण करना उचित है। सॉफ्ट संगमरमर के पत्थरों का उपयोग श्री जी के मंदिर के निर्माण में नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनमें अति सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिनमें सूक्ष्म जीव अपना घर बना लेते हैं। पत्थर की जांच हम आसानी से कर सकते हैं। प्रस्तावित पत्थर के टुकड़े के 2 छोटे पत्थर के टुकड़ों पर इस प्रकार रखें कि बीच में स्थान खाली रहे। उसके ऊपर अच्छे से पानी में भिगोकर एक कपड़ा रखते हैं। 8 से 10 घंटे बाद देखें, यदि पानी सीपेज होकर निचली सतह पर आ जाए तो समझना चाहिए यह पत्थर कम घनत्व का है। इसे श्री मंदिर जी एवं त्यागी वृद्धि आश्रम, बालक बालिका छात्रावास, विद्यालय में उपयोग करना उचित नहीं होगा, क्योंकि जीव हिंसा के साथ साथ लोगों के संक्रमण का खतरा भी रहेगा। क्योंकि ऐसे कम डेंसिटी के संगमरमर के पत्थरों में विभिन्न असंख्य जीवों का वास होता है, जिनका विश्लेषण करना बहुत कठिन है और कौन से जीव मानव शरीर के लिए घातक है ये बताना भी बहुत मुश्किल है।
आवासीय भवनों में भी यथासंभव स्नान गृह एवं रसोई में इसका उपयोग पूर्णतः वर्जित होना चाहिए। सिल्क से बनी साड़ियों से और कोसा से बने कपड़े जब भी देखे तो साथ में पूर्ण मनोभाव से हर 4 इंच पर तितली के प्यूपा के मृत शरीर को देखें। आपका मन उपयोग ही नहीं होगा उनको उपयोग करने का। जो भी अप्राकृतिक सौंदर्य प्रसाधन उपयोग करते हैं, जो भी हम कॉस्मेटिक्स लगाते हैं, उनके बनाने में उपयोग हुई सामग्री के साथ साथ निर्माण विधि को जानने का प्रयास अवश्य करें। स्वतः ही हिंसक वस्तुओं का आप उपयोग नहीं करेंगे। जब तक किसी उत्पाद के बारे में निर्माण सामग्री एवं निर्माण विधि की जानकारी ना हो, तब तक देखा-देखी उपयोग करना ही उचित है। माननीय सभापति महोदय, अल्प ज्ञान में जो भी था वही प्रस्तुत किया है। यदि अज्ञानवश कोई गलत बोला तो इधर से क्षमा प्रार्थना। धन्यवाद। श्रीमती परोक्ष हिंसा नंदिनी जी और श्रीमान परोक्ष अहिंसा नंदी ने पकी मिट्टी की ईंटों, रेशम व पोशाक से निर्मित कपड़ों, साड़ी आदि की निर्माण प्रक्रिया पर जो प्रकाश डाला है वो बहुत ही भीभत्स है, दिल कपा देने वाला है। जब भी कोसे का वस्त्र हम धारण करें, सिल्क का वस्त्र धारण करें और उसे धारण करके हम कहें वाह मैं कितना सुंदर लग रहा हूँ, उस समय महसूस करें उन जीवों के मृत शरीर को जो आपके सारे शरीर को सजा रहे हैं। अपनी करुणा को थोड़ा जागृत रखें और संकल्प लें, सिल्क के कपड़े नहीं पहनेंगे, कोसा के वस्त्र नहीं पहनेंगे। क्या उनके बिना हम अच्छे नहीं लग सकते हैं? सोचें, थोड़ा कोशिश करें, इस पर जो विकल्प सुझाए गए हैं उन पर अमल करें। असंख्य लघु और सूक्ष्म जीवों की यातनापूर्ण हत्या के पाप से बचने का संकल्प लेना सर्वाधिक उचित होगा। दोनों विभूतियों का मैं ताली बजाकर अभिनंदन करता हूँ। सभी सांसद और सभासद आज की धर्म संसद माँ जिलवाड़ी के ज्ञानमय प्रकाश में मिथ्या के अंधकार को हटाने में एक सार्थक पहल रही। विपक्ष के सभी सांसदों ने वर्तमान परिवेश में विभिन्न स्तर पर हो रही हिंसा के संबंध में तथ्यात्मक विवरण प्रस्तुत किए। अगली पीढ़ी के बाल सांसद को भी स्टेज पर रहने की अनुमति दी। ये हमारे सभापति महोदय जी और सभी सांसदों को मैं यहाँ अपने ट्रस्ट की ओर से, आप सभी की ओर से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि बहुत छोटे से समय में इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस भी है। सभी लोग बनाए थे। असल में जो सदन होता है वो श्रेष्ठ निर्णायक होता है। हमें तो जब यहाँ से अपनी बात जिज्ञासा रखी जा रही थी तब लगता था यही पूरी तरह से, और जब उसका समाधान यहाँ से आना था तब लगता था वो पूरी तरह से, और वादे वादे जाने का था। दोनों पक्षों ने पूरी तैयारी के साथ अपनी शंकाएं रखी, अपनी जिज्ञासाएं रखी, अपने समाधान रखे। तो ये सारे सांसद हमारे बहुत ही नीक के साथ अपनी बात रखे हैं, और इनके बीच ये चयन कर पाना मुश्किल है कि कौन श्रेष्ठ है। ये सभी श्रेष्ठ हैं और इन सबके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार ये करेंगे। आपका आशीर्वाद इसके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है। आपका आशीर्वाद सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटी सी सूचना, बस आधे मिनट की। कचरा शून्य की अवधारणा, मतलब जो आज यहाँ पे चर्चा में आई है, कि पहली चीज ये है कि कचरा होता ही नहीं है हमारे घर में, क्योंकि हम ऐसा कुछ लाते ही नहीं है जो कचरा हो। क्योंकि जो लाते हैं उसके लिए पैसे देते हैं और बहुत ठोक बजा के देखभाल के लेके आते हैं।
तो फिर ये कचरा कहाँ से आ जाता है? हम बनाते हैं। इसे बनाना रोकना बहुत आसान है। जनवरी 2000 कृपया अपने स्थानों पर प्लीज बैठने का कष्ट करें। आपने बहुत धैर्यपूर्वक सुना, थोड़ा सुनो देखिए। हाँ, 2017 से हमारे घर से कचरा शून्य हो चुका है और जो पैसे दे रहा है मतलब उसमें खर्चा नहीं हो रहा है। गाय को और अन्य पशुओं के लिए चारा तो फिलहाल फ्री जा रहा है, जबकि उसकी अगर कीमत लगाई जाए उसकी पौष्टिकता जो 9-10 रुपए किलो की बिक रही है उससे कहीं ज़्यादा है, लेकिन उसकी कीमत ना भी जोड़े तो जो भुट्टा है, पॉलीथीन है और जो डस्ट है, डस्ट सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि डस्ट को एग्रीकल्चर कॉलेज में चेक कराया तो उन्होंने कहा कि ये है क्या, इससे पौष्टिक खाद अभी तक हमारे सामने आई नहीं। तो जो भी कचरा शून्य की अवधारणा का संकल्प लें उनको ये स्टेनलेस स्टील का पात्र उपहार में दिया जाएगा। हाँ, अभी नहीं, जल्दी से नहीं, आराम से सोच समझ के कुछ और कंफ्यूजन हो वो दूर करके, और अगर संकल्प लेने में और उसके पालन में कठिनाई आए तो संकल्प को, इस दलिया को वापस करके वापस ले सकते। देखिए, यहाँ जो परफॉर्मेंस की बात थी तो उसका मेरा ये आया कि सभी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा। तो मैं आदरणीय हमारे अनिल जी जो इंदौर से पधारे, मैं उनसे निवेदन करूँगा कि वो यहाँ आए और हमारे कार्यक्रम की ओर से सभी को सम्मानित करें। आइए आइए, आओ तो सही। ये जो भाई साहब पानी छानने की जो बात आई थी, बड़े भाई साहब आतम राम जी, मैं उसके बारे में बात कहता हूँ। देखिए, हमारे बीच में आदरणीय मंत्री और मानस जी ने हमारे सभी सांसदों को सम्मानित कर रहे हैं। आप सभी लोग ताली बजा के उनका स्वागत करें। मेरा नियम है, मैं लेता नहीं, मैं एक बात कह रहा हूँ कि भाई मुझे ये जो पानी छानने की बात आई थी, बताया गया कि कपड़े को जो कढ़ाई नुमा बर्तन में उसे उस आकार में रखें और धीरे धीरे पानी डालें। सभी ध्यान से सुनना, उस पानी छलता किससे है? कपड़ा जीवों को नहीं रोकता, जो दोहरापन होता है उसके अंदर जो पानी की परत आ जाती है जीवों को वो रोकती है। पर उसके साथ जो ध्यान रखने वाली बात है, अगर आपका पानी छानते में जो छना हुआ पानी नीचे पहुंच गया है, उसमें अगर आपके छन्ने की निचली परत को छू लिया तो पानी की बीच वाली परत टूट जाएगी जिसमें कि जीव रुके हुए थे और सारे जीव नीचे पहुंच जाएंगे। इसलिए जिस भी पात्र में आप छाने
उसमें थोड़ा पानी छाने, मेहनत ज़्यादा लगेगी, उसको फिर से कपड़े को एक तरफ करके छने पानी को दूसरे बर्तन में ले लें, फिर छाने उसी पुराने पात्र में छना पानी निकालते जाएं, तब तो आप ठीक से छान पाएंगे। अगर आपने उस कहानी को पूरा भर दिया तो फिर आपका छानना औपचारिकता हो जाएगी। ऐसी मेरी जानकारी आई है और आप क्या करें, आप सब तो इस बारे में विशेषज्ञ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।